हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के साइंस चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आइए एक बार ये जान लेते हैं, जैसा कि चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसमें आया एक वर्ड जनन। तो ये जनन क्या चीज़ होती है? तो अगर आपसे मैं जनन की बात करूँ तो ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे हो। ऑलरेडी आप अपनी छोटी क्लासेस में जैसे 8th क्लास में भी ये चैप्टर कर चुके हो, ये वर्ड सुन चुके हो। तो इसी को थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने जैसे दिखने वाले एक अन्य जीव को या कह सकते हो संतति को जन्म देता है। यहाँ पे अपने जैसे दिखने वाले क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि अगर एक हाथी जन्म देगा तो वो हाथी को ही देगा, अगर एक बिल्ली जन्म देगी तो बिल्ली को ही देती है। तो इसीलिए अपने जैसे दिखने वाले, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखे हुए पे जाऊँ तो जैविक प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने जैसे दिखने वाले संतति को जन्म देता है, जनन कहते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा जनन क्या है। तो अब अगला जो क्वेश्चन आपका उठना चाहिए वो क्या उठना चाहिए कि जनन जो है एक जीव में क्यों ज़रूरी है, यानी जनन का महत्व क्या है। तो यहाँ पे याद रखना कि जनन ही वह प्रक्रिया है जिससे कोई जीव जो है वो अपने वंश को बनाए रखता है, ठीक है, या कह सकते हैं अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखता है। एक उदाहरण लेते हैं। अगर मान लो कि एक शेर की पूरी जाति है, अगर शेर जनन नहीं करते तो उनकी अगली पीढ़ी कैसे आती, और अगली पीढ़ी नहीं आती तो यानी कि उनकी जो पूरी जाति है वो ख़त्म हो जाती। तो ये जननी वह प्रक्रिया है जिससे कि उनकी जो जाति है उसकी निरंतरता बनी रहती है। तो याद रहेगा जनन का महत्व। अब आगे बढ़ते हैं कि जीवों में जनन की विधियाँ, यानी जो जीव आप देखते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास देखते हो, तो कौन कौन सी विधि की होती है जनन की जिससे कि वो जन्म देते हैं अपने जैसे दिखने वाले जीव को। तो यहाँ पे दो विधि के बारे में आपको बताया गया है और ये दोनों विधियों के बारे में आप पहले से ही जानते हो। बस इस चैप्टर के अंदर इसको पूरे विस्तार से आपको समझाएंगे। और ये चैप्टर दो ही पार्टों में बटा हुआ है और वो दोनों पार्ट इन्हीं दोनों विधियों के ऊपर है। तो पहला पार्ट जो है चैप्टर वो है अलैंगिक जनन और दूसरा पार्ट जो है इस चैप्टर का वो है लैंगिक जनन के ऊपर। तो पहले आइए अलैंगिक जनन को समझते हैं। तो आज की क्लास में हम अलैंगिक जनन के बारे में विस्तार से जानेंगे और जो आगे आने वाली लेक्चर्स है उसके अंदर जो रिमेनिंग रह जाएगा लैंगिक जनन रिलेटेड सारी बातें वो जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अलैंगिक जनन। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे अलैंगिक जनन क्या होता है तो आप सीधे से इस बात को याद रखना कि ऐसी जनन की विधि जिसमें सिर्फ एक जीव भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो यहाँ मैंने क्या कहा, जनन की वह विधि जिसमें जनन प्रक्रिया में एक जीव, एकल मतलब एक जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अब क्योंकि जो है एक ही जीव जो है वो जन्म देने में सक्षम है तो ऐसे जीवों के अंदर विविधता नहीं होती, यानी वेरिएशन नहीं आता, यानी वो जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही वो जीव बिल्कुल हूबहू उन्हीं की तरह दिखते हैं, आनुवांशिक रूप से भी और बाह्य अगर उनके जितने कैरेक्टर देखोगे या बाहर की जितनी भी आकृतियाँ देखोगे सब जो है पेरेंट्स की तरह ही होती है। तो अलैंगिक जनन याद रहेगा ऐसी विधि जिसमें कि एक ही जीव जो है वो जनन प्रक्रिया में भाग लेता है और सक्षम होता है कि अपनी संतति को जन्म दे देगा। और दूसरा, इनमें विविधता बहुत कम होती है और जो संतति आती है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखती है, ठीक है। अब लैंगिक जनन को भी एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं। लैंगिक जनन को जो है इसका उल्टा समझ लो, इसमें एकल था, इसमें दो जीव भाग लेते हैं और वो दो जीव भी कौन से होते हैं, एक नर होता है एक मादा होता है, यानी कि विलोम लिंग वाले होते हैं, उल्टे लिंग वाले होते हैं। तो जनन की वह विधि जिसमें नर व मादा दोनों भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है, क्योंकि इसमें नर से भी कुछ आनुवांशिक गुण आते हैं और मादा से भी कुछ गुण आते हैं संतति के अंदर। तो इसी कारण से जो संतति होती है लैंगिक जनन के कारण
जन्मी उनके अंदर विविधता ज़्यादा होती है। तो ये क्लियर रखना, इनमें विविधता कम थी अलैंगिक जनन वाले संतति में, और लैंगिक जनन वाला जो संतति आएगी, जो जन्म लेगा नया जीव, वो जो है उसमें विविधता ज़्यादा होती है। तो हम इन्हें आसानी से पहचान भी सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के प्रकार, तो इस चैप्टर के अंदर हमें 6 प्रकार बताए गए हैं अलैंगिक जनन के। तो सबको हम 1 बाय 1 जो हैं वो समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रकार है अलैंगिक जनन का वो है विखंडन। तो अगर आपसे कोई पूछे विखंडन क्या होता है, तो विखंडन एक ऐसी अलैंगिक जनन की आगे प्रक्रिया है या अलैंगिक जनन का प्रकार है जिसके अंदर कि एक कोशिकीय जीव, यानी जो एक कोशिका वाले जीव होते हैं वो भाग लेते हैं या वो करते हैं, और इसके अंदर कोशिका जो होती है 2 या 2 से अधिक में विभाजित होती है और नए जीव बनाती है। तो जनन की यह अलैंगिक प्रक्रिया एक कोश के जीवों में होता है जिसमें एक कोशिका 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है। और जितनी संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है बड़े होकर नए जीव भी बन जाते हैं। अब आते हैं विखंडन के प्रक्रिया के 2 प्रकार होते हैं, यानी विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, एक द्विविखंडन और दूसरा बहुखंडन। अब द्विविखंडन और बहुखंडन की बात करूँ तो नाम में ही इनके बारे में आप जान सकते हो, नाम ही इनके बारे में बता देता है। द्विविखंडन यानी कि ऐसी विधि जिसके अंदर की जो कोशिका है वो 2 बराबर भागों में विभाजित होती है। यानी मैंने कहा था कि जो विखंडन है वो एक ऐसी अलैंगिक प्रक्रिया है जिसमें कि कोशिका जो होती है वो 2 या 2 से अधिक में विभाजित होती है और संतति बनाती है। तो द्विविखंडन में नाम में ही द्वि या द्वि मतलब 2, तो ऐसा विखंडन जिसके अंदर की जो कोशिका होती है वो 2 बराबर भागों में विभाजित होती है। ठीक है। और दोनों जो हैं वो एक नई जंतु बना देते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को द्विविखंडन कहते हैं। और ये ऐसा कौन करता है? अमीबा। तो अमीबा का जो है ना, आप NCERT की बुक देखोगे तो उसमें चित्र बना के दिखाया हुआ है। पहले एक अमीबा होता है, फिर उसका जो केंद्रक होता है वो खींचना शुरू होता है, फिर वो 2 अमीबा बना देता है, वो भी बराबर साइज़ का। ठीक है। यानी संतति कोशिका बना देता है और वो जीव बन जाते हैं बाद में। अब आते हैं बहुखंडन पे। बहुखंडन में लगा हुआ है बहु, यानी ऐसी विधि जिसके अंदर कोशिका बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और सारे जो हैं नई जीव बना देते हैं। तो प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। कोई पूछा प्लाज्मोडियम क्या होता है, तो मलेरिया फैलाने वाला जो चीज़ है वो यही है, यानी प्लाज्मोडियम से ही मलेरिया होता है। और ये रहता कहाँ पे है, तो मादा एनोफिलस मच्छर के अंदर रहता है। ठीक है। और जब वो हमें काटती है तो हमारे अंदर आ जाता है, फिर हमें मलेरिया बीमारी दे देता है। तो प्लाज्मोडियम के अंदर बहुखंडन होता है। तो इसमें जो कोशिका होता है वो बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। और द्विखंडन में क्या था, कोशिका जो है वो 2 बराबर कोशिकाओं में विभाजित होता था। और द्विखंडन होता है अमीबा के अंदर, बहुखंडन होता है प्लाज्मोडियम के अंदर। तो याद रखना है। अब आते हैं दूसरे अलैंगिक जनन के प्रकार पे, जो कि है खंडन। अब विखंडन और खंडन सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये खंडन जो है वो विखंडन से बिल्कुल अलग है। खंडन में क्या होता है, तो इस विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव, अब विखंडन जो होता था वो एक कोशिकीय जीव में हो रहा था, और खंडन जो होता है वो बहुकोशिकीय जीव में होता है। बहुकोशिकीय नहीं जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। ठीक है। लेकिन बहुकोशिकीय के साथ एक चीज़ और याद रखना, सरल संरचना, यानी बहुकोशिकीय तो हम भी हैं लेकिन हम सरल संरचना नहीं, हम जटिल संरचना वाले हैं। ठीक है। यानी हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है जो जटिल होती है, इसीलिए जटिल संरचना वाले हैं। तो खंडन याद रहेगा, सरल संरचना वाले जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो ऐसा करते हैं। और ये कैसे कर पाते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों से खंडित होते हैं। ये टुकड़े आगे वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं, उदाहरण स्पायरोगैरा। तो होता क्या है कि ये सरल संरचना वाले जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं ये पहले मैच्योर होते हैं, यानी पूरी तरह से वृद्ध हो जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं। उसके बाद अपने आप टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और फिर ये टुकड़े जो होते हैं वो सक्षम होते हैं कि खुद में एक नया जीव बना देंगे। तो इसका चित्र भी आपको स्पायरोगैरा का मिल जाएगा, अगर आप NCERT में देखोगे तो कुछ ऐसा करके दिखाया होगा। ठीक है। ऐसे करके
बना होगा इसका चित्र एनसीईआरटी में, और ये बीच से यूँ कटता है और 2 नए स्पायर वगैरह बना देगा। तो जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है, क्या पूरा मैच्योर हो जाता है, तो फिर ये 2 में बढ़ जाता है और दोनों के दोनों नया स्पायर वगैरह बना देते हैं। तो इसको कहते हैं खंडन। तो खंडन याद रहेगा। खंडन विखंडन से कैसे अलग है? तो खंडन जो है वो बहुकोश के जीव में होता है, विखंडन एक कोश के जीव में होता था। और जो विखंडन है उसमें एक कोशिका 2 या 2 से अधिक में जो है वो विभाजित होती थी और सारे जो है जीव बन जाते थे। और इसमें क्या होता है कि ये पहले पूरी तरह से मैच्योर होते हैं, उसके बाद अपने आप 2 भागों में बढ़ जाते हैं और दोनों भाग जो हैं फिर क्या करते हैं, नया जीव बना देते हैं। तो ये खंडन याद रखना। इसके बाद आते हैं आप तीसरे प्रकार पे, यानी अलैंगिक जनन का तीसरा प्रकार है और उसे क्या कहेंगे, पुनरुद्ध भवन या पूर्ण जनन। तो पूर्ण जनन की बात करूं तो दोबारा जन्म। अब इसमें क्या होता है, तो नॉर्मली आपको एक आसान भाषा में समझा देता हूं कि कई जीव ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी दुर्घटनावश या किसी भी कारण से जो जीव होते हैं वो 2 या 3 भागों में बढ़ जाते हैं, और वो 2 या 3 भाग जो होते हैं वो सक्षम होते हैं कि फिर पूर्ण जीव बना देंगे। इसी को कहते हैं पूर्ण जनन। याद रहेगा। तो इनके अंदर ये क्षमता जो होती है वो अनुवांशिक होती है, यानी कि जन्म से ही होती है इनके अंदर, ठीक है, यानी जेनेटिक होती है। याद रहेगा। और जब भी किसी भी कारणवश किसी भी एक्सीडेंट से ये 2-3 भागों में बढ़ते हैं तो वो जो टुकड़े होते हैं इनके जितने भी, वो अपने आप में एक नया जीव बना देते हैं, जंतु बना देते हैं। तो इसे कहते हैं पूर्ण जनन। तो उसी को यहाँ समझाया गया है। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे अगर देखेंगे कायिक भाग से, यानी पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से, कायिक भाग यानी अपने शरीर का भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव कुछ टुकड़ों में बढ़ जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्ध होकर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा और प्लेनेरिया में ऐसा होता है। और अगर आपने छिपकली की पूंछ देखी होगी, वो भी अगर एक बार टूट जाती है तो वापस आ जाती है, तो उसमें भी ये गुण होता है। तो इन जीवों में टुकड़े में बांट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह प्रक्रिया पुनर्जनन कहलाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ बस क्लियर रखनी है कि कुछ जीवों के पास ऐसा गुण होता है कि अगर उनकी कोशिकाएं किसी भी कारणवश या उनका वो जीव जो है उनका कायिक भाग किसी भी कारणवश टुकड़ों में बढ़ जाता है तो वो सारे टुकड़े जो हैं वो जीव बना सकते हैं, पूरा जीव बना सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को पूर्ण जनन कहते हैं। ठीक है। तो इसका उदाहरण अगर आपसे कोई पूछेगा क्या है, हाइड्रा और प्लेनेरिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो मुकुल एक वर्ड आया है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर जो चौथा प्रकार है अलैंगिक जनन का वो समझेंगे। तो मुकुल क्या होता है, तो इंग्लिश में बर्ड कहते हैं। तो जीवों में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार बन जाता है। इस उभारों को ही मुकुल कहते हैं। यानी कई जीव ऐसे होते हैं जो निरंतर विभाजन करते रहते हैं, इसके कारण से किसी एक भाग पर उस जीव के उभार आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, उभार, उठा हुआ भाग हो जाता है और उसी को कहते हैं मुकुल, यानी कि बर्ड इंग्लिश में। ठीक है। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा चौथा प्रकार है अलैंगिक जनन का, जिसे कहेंगे मुकुलन। तो आइए मुकुलन को समझते हैं। तो मुकुलन क्या होता है, तो कुछ जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। यानी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पुनर्जनन की क्षमता वाली जो कोशिकाएं हैं ना, यानी कि जो किसी कारणवश टुकड़ों में बढ़ जाती है तो वो कोशिकाएं सक्षम होती है कि पूरा जीव बना देगी, तो वैसी कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। इन जीवों में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है, और मैंने बता दिया इस उभार को क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। तो यह उभार यानी मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीव बन जाता है। ठीक है। तो जनन की यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। तो याद रखना कि जो पुनर्जनन करने वाले जो कोशिकाएं होती है वो नियमित रूप से विभाजित होते हुए एक समय पे क्या करती है कि उभार सा ला देती है जीव के अंदर, वो उभार मुकुल कहलाता है।
वो मुकुल जो है वो वृद्ध होकर जो है छोटा जीव बनता है और शुरुआती समय में वो जो है पेरेंट्स के साथ रहता है और बाद में जाके वो पेरेंट्स से अलग होकर एक नया जीव बन जाता है। तो आप हाइड्रा का चित्र देख सकते हो, एनसीईआरटी में बना के दिखाया गया है, या तो ईस्ट का देख सकते हो। तो क्या होता है, जैसे हाइड्रा है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है और ऐसे ऐसे करके इसमें जो है बहुत सारे निकले होते हैं। फिर यहाँ पे गुब्बार आता है जिसे मुकुल कहते हैं। तो अभी ये ऐसा है, बाद में जाके क्या होता है कि ये जो है खुद भी एक वो बन जाता है, ठीक है। ये देखो, ये एक नया हाइड्रा बन गया और पहले तो ये इससे जुड़ा रहता है अपने पेरेंट्स से और बाद में जाके अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मुकुलन, जो मुकुल के कारण बना है। अब आते हैं बीजाणु समाज संघ। तो बीजाणु समाज संघ भी बहुत आसान है और अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में जनन के लिए विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। यानी कई ऐसे सरल बहुकोशिकीय जीव हैं जिसमें जनन के लिए कुछ स्पेशल जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाई जाती है। इन संरचनाओं के ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ जैसी संरचनाएं होती है जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। यानी आप सीधे समझ जाना कि कई ऐसे सरल बहुकोशिकीय जीव हैं जिसमें जनन के लिए कुछ खास तरह की संरचनाएं पाई जाती है और इन संरचनाओं में जो है गुच्छ आगे जैसी संरचनाएं होती है जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। और बीजाणुधानी में बीजाणु आते हैं और वो बीजाणु जो होते हैं वो वायु के साथ जल के साथ जो हैं वो बीजाणु को जो है एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाते हैं और जहाँ पे उसे जो है वो अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है, यानी जल वायु वगैरह सही मिल जाता है, वहाँ पे एक नया जीव बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रहेगा बीजाणु समाज संघ क्या है। तो ऐसी सरल बहुकोशिकीय जीव जिनके अंदर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं और उसमें जो है कुछ गुच्छ संरचनाएं पाई जाती है जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु आते हैं और वो बीजाणु जो हैं वो क्या होते हैं कि वायु या जल के द्वारा जो है वो अन्य भागों तक जाते हैं और जहाँ पर उन्हें अनुकूल परिस्थिति मिलती है वहाँ पे एक नया जो है पौधा उगा देते हैं। तो इसको कहते हैं बीजाणु समाज संघ, ठीक है। अब उदाहरण के लिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बीजाणु समाज संघ करने वाले एक जीव का नाम बताओ तो राइजोपस, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन एक और उठता है कि ये बीजाणु जो होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो बीजाणु की विशेषता है कि मोटी भित्ति होती है इनमें, तो प्रतिकूल यानी कोई भी ऐसा भी कहते हो कि परिस्थिति आती है जो मुश्किल भरा हो, प्रतिकूल कहते हैं। तो मोटी भित्ति जो प्रतिकूल परिस्थिति में इसकी रक्षा करती है, यानी ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो, ठीक है, तो उस समय पर इसकी मोटी भित्ति जो है बीजाणु की वो इसे बचा लेती है और फिर अनुकूल परिस्थिति आते ही एक नया जीव उत्पन्न कर देती है, ठीक है। तो याद रखना एक पहला। और दूसरा, ये हल्के होते हैं, यानी बीजाणु हल्के होते हैं तो आसानी से वायु या जल के साथ जो है आगे जाते हुए ये अनुकूल वातावरण में आ जाते हैं और वहाँ पे एक नया जीव बना देते हैं। तो याद रहेगा बीजाणु के क्या फ़ायदे हैं, क्या विशेषता है। एक तो मोटी भित्ति है जो इन्हें प्रतिकूल में बचाती है, दूसरा ये हल्के होते हैं जिससे कि आसानी से उड़ के या पानी के साथ जाके अनुकूल वातावरण में पहुंच जाते हैं। अब आते हैं कायिक प्रवर्धन पे। तो अगर कोई पूछे कायिक प्रवर्धन क्या है तो आप बता देना कि पौधों के किसी कायिक भाग से नए पौधे के उत्पन्न होने की विधि को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो वो कायिक भाग क्या क्या हो सकते हैं, मूल हो सकता है, मूल यानी जड़, तना हो सकता है, स्टेम, पत्ती हो सकती है, लीफ, या कोई और अन्य कायिक भाग भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या रखना है, कायिक प्रवर्धन क्या है, तो पादप के किसी भी कायिक भाग से एक नए पादप के उत्पन्न होने की विधि को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। वो कायिक भाग जो मेन आपको याद रखने हैं वो जड़ यानी मूल, तना, पत्ती, ये तीन चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। तो उसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या हैं। तो यहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है तो इसको सही से याद कर लेना।
कुछ पौधे को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग करने के कारण निम्न है। यानी हम कायिक प्रवर्धन का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। आप ऐसा भी तो कह सकते थे कि हम बीज बोते और आराम से पौधा उगा लेते, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही क्यों है। तो इसके लाभ इसीलिए जानना ज़रूरी, क्योंकि इसके कुछ लाभ हैं, इसलिए इस तरीके से भी पौधे उगाए जाते हैं। तो कुछ पौधों को तो यहाँ पे याद रखना, जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती उनका प्रजनन कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा ही किया जाता है। यानी कई ऐसे भी पौधे होते हैं जो बीज नहीं बना सकते हैं, जैसे केला अगर आप देखते हो तो उसमें बीज नहीं होता है, तो ऐसे केले जैसे पौधों को हम कायिक प्रवर्धन से उगा सकते हैं। यानी बीज ना उत्पन्न करने वाले पौधों को कायिक प्रवर्धन से उगाया जाता है। दूसरा, इस विधि द्वारा उगाए गए पौधे में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा कम समय में फल और फूल लगने लगते हैं। यानी याद रखना कि बीज से जो उत्पन्न पौधे होते हैं ना, तो उसमें फल और फूल थोड़ी देरी से आते हैं, लेकिन कायिक प्रवर्धन द्वारा जो पौधे उगाए जाते हैं उनमें फल और फूल जल्दी आते हैं। ये चीज़ याद रखना, दूसरा लाभ। तीसरा, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों जनक पौधे के समान ही फल फूल लगते हैं। यानी याद रखना कि जो नॉर्मल बीज द्वारा जो पौधे उगते हैं, तो बीज से उगने वाले पौधे लैंगिक जनन से हो गए, क्योंकि बीज कैसे बनता है, जब नॉर्मली नर आगे कहते हो कि पादप जो युग्मक है वो मादा पादप युग्मक से जब मिलता है तो बीज बनता है। नहीं, वो लैंगिक जनन का प्रकार है जो आने वाले चैप्टर के पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि कायिक प्रवर्धन और जो आपके नॉर्मली कहें जो बीज से उत्पन्न होते हैं उनमें क्या मतलब अंतर है, और क्यों कायिक प्रवर्धन जो है ज़्यादा अच्छा बन जाता है कुछ समय पे। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि बीज से उगने वाले पौधे जब जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती जाती है तो उनके जो फल फूल होते हैं वो छोटे होते जाते हैं, ठीक है, और गुणवत्ता कम होती जाती है। लेकिन कायिक प्रवर्धन से उगे हुए जो फल फूल होते हैं उनका गुणवत्ता कम नहीं होता, साइज छोटी नहीं होती, और वो वैसे के वैसे अपने पेरेंट्स के जैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। तो 3 लाभ हो गए कायिक प्रवर्धन के। पहला कि जिन पौधों में बीज नहीं आता उन पौधों को हम कायिक प्रवर्धन से उगा सकते हैं। दूसरा कि बीज से उगने वाले पौधों में फल फूल देरी से आता है, लेकिन कायिक प्रवर्धन से उगे पौधों में फल फूल जल्दी आता है। तीसरा कि कायिक प्रवर्धन से उगे जो पौधे होते हैं उनके फल फूल हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन जो बीज से उगे पौधे होते हैं उनके फल फूल की गुणवत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती जाती है। तो याद रखना। और आज का लास्ट टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं वो है उभयलिंगी जीव। तो नाम में उभयलिंगी है, जहाँ पे भी उभय शब्द सुनाई दे यानी दोनों, तो यानी कि उभयलिंगी दोनों लिंग जीव, यानी ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हों। अब दोनों लिंग का मतलब नर और मादा जनन अंग दोनों एक ही जीव में हो, उन्हें उभयलिंगी जीव कहते हैं। जैसे फीता, कृमि, केचुआ, ठीक है, सितारा मछली इत्यादि। तो यहाँ पे ये याद रखना कि कई ऐसे जंतु होते हैं, जीव होते हैं जिनके अंदर दोनों लिंग नर और मादा दोनों लिंग एक ही जीव में उपस्थित होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं उभयलिंगी जीव। अब हम अपने आप को देखें तो हमारे में नर अंग जो होते हैं वो अलग में होता है और मादा अंग जो होता है वो अलग उसमें होता है, यानी दोनों एक ही में नहीं उपस्थित होता है। तो हम लोग जो हैं एक लिंगी हैं, लेकिन उभयलिंगी वालों में दोनों होता है। इसके उदाहरण याद रख लेना, कई बार 1 नंबर पेपर में पूछा गया है कि उभयलिंगी जीव क्या होते हैं और इनके उदाहरण दो। तो उभयलिंगी जीव ऐसे जीव होते हैं जिसमें नर और मादा लिंग दोनों एक ही में उपस्थित होता है, और इसके उदाहरण हो जाएंगे फीता, कृमि, केचुआ और सितारा मछली। तो ये था आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो है बेसिकली हमने अलैंगिक जनन के बारे में सही से समझा और लगभग हमने एक पार्ट इस चैप्टर का ख़त्म कर दिया। और नेक्स्ट क्लास में हम लैंगिक जनन को डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। होप आज की क्लास में जो कराया गया वो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं इसी चैप्टर को आगे समझते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।